Hello everyone, welcome to the lecture series on the topic ट्रांजिस्टर बायसिंग। आज हम ट्रांजिस्टर बायसिंग मेथड का वोल्टेज डिवाइडर बायस मेथड का यूज करके ट्रांजिस्टर बायसिंग मेथड को पढ़ेंगे। तो इसके पहले हम लोग रिकैप देखते हैं प्रीवियस मेथड्स ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग जो हमने डिस्कस किए हुए हैं। उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था फेज बायस या बेस रजिस्टर बायस मेथड। इसमें हमने एक रेजिस्टेंस RB का यूज करके बायसिंग की हुई थी और इसमें हमने उस RB की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या RB की वैल्यू होनी चाहिए फॉर अ स्पेसिफिक IB और फॉर अ स्पेसिफिक IC, उसके लिए हमने RB की वैल्यू कैलकुलेट की थी और VCE की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की हुई थी और यहाँ पर स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू भी हमने देखी हुई थी। इसके बाद हम लोगों ने एमिटर बायस मेथड देखा था जिसकी सर्किट कुछ इस तरीके से और यहाँ पर ऑपरेटिंग पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हमने देखा था। इसके बाद बायसिंग विद कलेक्टर फीडबैक प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा जिसमें एक बेस रजिस्टर RB को कनेक्ट किया था बिटवीन बेस एंड कलेक्टर। तो यहाँ पर हमने उस डेफिनेट RB की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिसके थ्रू हम फॉरवर्ड बायस कर रहे थे इसको एमिटर जंक्शन को, जिसकी वजह से IB करंट फ्लो हो रही थी। तो वो वोल्टेज था VCB। तो उस वोल्टेज को अचीव करने के लिए कितनी RB की वैल्यू होनी चाहिए ये हम देखे थे और ये हमारी आई थी VCB अपॉन IB के बराबर। और इसके साथ साथ हमने ऑपरेटिंग पॉइंट्स IC और VCE की वैल्यू कैलकुलेट की थी। तो ये तीन मेथड्स हमने अभी तक पढ़ लिए हैं और लास्ट मेथड जो हमें पढ़ना है वो है वोल्टेज डिवाइडर बायस मेथड, जो आज के हमें इस लेक्चर में हमें पढ़ना है। तो वोल्टेज डिवाइडर बायस मेथड के लिए सर्किटरी जो यूज करेंगे वो ये है। और ये जो स्टेबलाइजेशन का मेथड है, ये बायसिंग का और स्टेबलाइजेशन का ये मेथड वोल्टेज डिवाइडर बायस मेथड ये बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाने वाला मेथड है। इससे बहुत ही अच्छी स्टेबलाइजेशन भी हमें मिलता है और बायसिंग का ये इसलिए सबसे अच्छा मेथड है बायसिंग का ये। तो इसको नाम दिया गया है वोल्टेज डिवाइडर बायस मेथड क्योंकि इसमें वोल्टेज डिवाइडर का कहीं यूज होता होगा। तो वोल्टेज डिवाइडर बेसिकली यहाँ पर हमने एक सप्लाई दी हुई है VCC और यहाँ पर दो रजिस्टेंस R1 और R2 दो रजिस्टर हमने यूज किया हुआ है। तो ये जो VCC है ये डिवाइड होता है दो रेजिस्टेंस R1 और R2 के बीच, इसीलिए इसे हम वोल्टेज डिवाइडर बायस मेथड कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो रजिस्टर है R2 ये जो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा यही हमारे इस ट्रांजिस्टर के एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करेगा। तो कौन सा फॉरवर्ड बायस करेगा? ये जो रजिस्टर है R2 इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? V = I/R। तो वो वोल्टेज ड्रॉप किसको बायस करेगा फॉरवर्ड बायस? इस बेस एमिटर जंक्शन को, जिसकी वजह से हमारी फेथफुल एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा। तो आइए हम यहाँ पर हम देखिए कि ये जो सर्किट है यहाँ पर आप देखिए दो रजिस्टर है R1 और R2 और यहाँ पर एक कलेक्टर साइड में रजिस्टर है RC और यहाँ पर एमिटर साइड में हमने रजिस्टर लगाया है RE स्टेबलाइजेशन के लिए, जिससे हमें बेटर स्टेबलाइजेशन मिले। और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर ये करंट है IC, यहाँ पर ये IE और यहाँ पर ये वोल्टेज है VE। VE क्या होगा? V = I/R। तो VE इज नथिंग बट IE × RE। यहाँ पर वोल्टेज VCE VBE और ये सप्लाई है VCC। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैंने माना कि यहाँ पर ये जो करंट जा रही है इस सप्लाई VCC से इस रजिस्टर R1 में जाने वाली करंट है I1, तो ये करंट जो जाएगी अब यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। एक इस साइड जाएगी IB और एक I1, एक इस साइड में। तो ये IB की वैल्यू बहुत ही कम होती है, तो हम इसको अगर नेगलेक्ट करेंगे तो हम मानेंगे कि ये जितनी करंट I1 इसमें जा रही थी और वही करंट R2 में जाएगी। हालांकि ये उससे थोड़ी सी कम होगी लेकिन हमने उसको नेगलेक्ट किया। तो आइए हम इस सर्किट की एनालिसिस करते हैं। तो इसमें हमें दो चीज़ें निकालनी है, IC और VCE। तो IC के लिए इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम देखते हैं कि इस रजिस्टर R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है, क्योंकि यही इसको फॉरवर्ड बायस करेगा। तो ये रजिस्टर R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? यहाँ V = I/R होता है। तो यहाँ पर I की वैल्यू क्या है? I1 और R की वैल्यू है R2। तो बेसिकली यहाँ के इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा I1 × R2। अब हमारे I1 की वैल्यू क्या है ये हमें पता करने के लिए हम क्या करें कि हम इस VCC को, ये VCC सप्लाई यहाँ पर भी तो इसको हम अगर कंसिडर करें सिर्फ यहाँ पर है और ये VCC यहाँ पर है और यहाँ से जो करंट जा रही है ये एक R1 में जा रही है, R2 में जा रही है, दोनों में जा रही है। तो ये दोनों सीरीज में है
तो अगर हम यहाँ से हम देखें कि सिंपल सा KVL लगाएं तो V इक्वल टू आई इंटू आर सी, तो VCC इक्वल टू I1 इंटू आर क्या है यहाँ पर है, दोनों सीरीज में है, तो R1 प्लस R2। तो यहाँ से हमें जो I1 की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, दो रेजिस्टेंस है सीरीज में और दोनों में एक ही करंट फ्लो रही I1। तो सीरीज में रेजिस्टेंस है उसको हम मान सकते हैं R1 प्लस R2 और उसमें करंट जा रही है I1 और वोल्टेज है VCC। तो यहाँ पर I1 की वैल्यू आ जाएगी, वो होगी VCC अपॉन R1 प्लस R2। ध्यान दीजिएगा, VCC अपॉन R1 प्लस R2 ये वैल्यू होगी I1 की। ओके, तो अगर हम इस I1 में R2 से गुणा कर देंगे तो यही हो जाएगा इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। तो ये जो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा दिस विल बी इक्वल टू I1 मीन्स VCC अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2, और ये VCC अपॉन R1 प्लस R2 यही क्या है, I1। अब यहाँ पर हम इस क्लोज सर्किट में हम लगाएं KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो यहाँ से ये देखिए इसके अक्रॉस मान लीजिए ये जो रजिस्टर था इसके अक्रॉस हमने माना हुआ है रजिस्टर R2 है, तो R2 माइनस VBE इज इक्वल टू VE मतलब I इंटू RE। फिर से एक बार V2 माइनस VBE इक्वल टू RE। तो V2 माइनस VBE तो हमने इस साइड भेज दिया है, तो V2 इज इक्वल टू VBE प्लस VE मतलब I इंटू RE। तो यहाँ से फिर से एक बार आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर KVL लगाने में गलती ना हो। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू VBE प्लस VE, ये कर सकते हैं, या सिंपल सा V2 माइनस VBE इज इक्वल टू IE/RE या IE/RE VBE के बराबर। तो यहाँ से आपका V2 आ गया VBE प्लस IE/RE के बराबर। तो यहाँ हमें VB को इस साइड भेज दीजिए, तो V2 माइनस VBE हो जाएगा I इंटू RE। तो RE को इस साइड भेज देंगे तो हमारा IE की वैल्यू आ जाएगी V2 माइनस VBE अपॉन RE, और यही IE IC के भी बराबर होता है, IE इक्वल टू IC। तो हम IC को कह सकते हैं, IC होगा V2 माइनस VBE अपॉन RE। तो अब हम यहाँ पर देखें तो हमारी जो IC की वैल्यू है ये IC की वैल्यू तो बीटा पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन VBE पर डिपेंडेंट है। तो अगर हम V2 की वैल्यू VBE से बहुत ज़्यादा, तो ये VBE को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, IC जो है इंडिपेंडेंट हो जाएगा VBE से। तो अगर हम ऐसा करें तो हमें अच्छा स्टेबलाइजेशन मिल सकता है। किस कंडीशन में, अगर V2 इज़ वेरी ग्रेटर देन VBE। तो ये हमने IC की वैल्यू कैलकुलेट की है। इसी तरीके से हम VCE की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। तो VCE के लिए हम क्या करते हैं, आउटपुट साइड देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये सर्किट में आउटपुट साइड यहाँ पर VCC है, ये IC इंटू RC है, यहाँ पर VCE है और यहाँ पर VE है। तो यहाँ पर KVL लगाइए सिंपल सा, VCC माइनस VCE इज इक्वल टू ICRC प्लस IERE। तो VCE को सिंपल सा इधर भेज दें। KVL को एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा आप लोग, क्योंकि आप देख रहे होंगे सर्किट एनालिसिस में KVL का कितना ज़्यादा रोल है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका VCC इज इक्वल टू IC इंटू RC प्लस VCE प्लस IE इंटू RE। अब यहाँ पर ये जो IE है इसको हम नियरली इक्वल टू IC होता है, हम जानते हैं IE इज नियरली इक्वल टू IC। तो इसको हम कुछ ऐसा भी ले सकते हैं कि IC RC प्लस RE प्लस VCE। तो यहाँ से VCE की वैल्यू क्या आ जाएगी, VCE की वैल्यू आएगी VCC माइनस IC इंटू RC प्लस RE। तो यहाँ से VCE की वैल्यू भी आ गई और पीछे हमने IC की वैल्यू कैलकुलेट की थी। तो इस तरीके से हम ऑपरेटिंग पॉइंट इसमें कैलकुलेट करते हैं। अब इसके बाद हम इसका स्टेबलाइजेशन देखेंगे। तो हमने यहाँ देखा था V2 इज इक्वल टू VBE प्लस IC इंटू R। ओके, तो अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो कुल मिलाकर कलेक्टर करंट बढ़ेगी आपकी IC। तो IC बढ़ेगा तो ये IC इंटू RE भी बढ़ेगा। ओके, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कलेक्टर करंट बढ़ेगा, कलेक्टर करंट बढ़ने की वजह से ये IC इंटू RE बढ़ेगा। लेकिन इस IC और V2 में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि V2 इज नॉट डिपेंडेंट ऑन IC। और हम जानते हैं V2 क्या है, V2 है VCC अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2, जिसे हमने पीछे अभी निकाला हुआ है। तो V2 IC पर डिपेंडेंट नहीं है, तो जाहिर सी बात है जब ये IC बढ़ेगा तो V2 तो चेंज होना नहीं है। तो इट मीन्स इसको बैलेंस करने के लिए ये VBE की वैल्यू कम होगी।
तो VBE की वैल्यू कम होगी, तो इस तरीके से हमारा कलेक्टर करंट बढ़ने की वजह से भी हमारा इनपुट साइड का VBE कम होने की वजह से बेस करंट कम हो जाएगी, जिससे कलेक्टर करंट ओरिजिनल वैल्यू पर आ जाएगी। तो इस तरीके से स्टेबलाइजेशन होता है। फिर से एक बार देखिए, टेम्परेचर बढ़ेगा तो IC बढ़ेगा, IC बढ़ेगा तो IC इंटू RE बढ़ेगा, जिसकी वजह से V2 चेंज नहीं होगा तो VBE को ड्रॉप होगा, VBE ड्रॉप होगा। तो ये इस तरीके से स्टेबलाइजेशन हमें मिलता है। अब इसके बाद हम इसका स्टेबिलिटी फैक्टर देखते हैं। तो मैथमेटिकली अगर हम इसको कंप्यूट करेंगे तो इसमें जो स्टेबिलिटी फैक्टर आता है वो आएगा बीटा प्लस 1 इंटू 1 प्लस R0 अपॉन RE डिवाइडेड बाई बीटा प्लस 1 प्लस R0 अपॉन RE। तो यहाँ R0 की वैल्यू क्या है, R0 इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो अगर हम कुछ ऐसी कंडीशन लें कि R0 अपॉन RE ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू बहुत ही कम होगी, इसको मतलब नेगलेक्ट किया जा सके, तो ऊपर से ये हट जाएगा और नीचे से ये हट जाएगा, तो बचेगा क्या, एस की वैल्यू आ जाएगी बीटा प्लस 1 इंटू ऊपर 1 ही रह जाएगा, नीचे बीटा प्लस 1 ही रह जाएगा, तो इसकी वैल्यू नियरली इक्वल टू 1 आ जाएगी। तो ये मिनिमम एस की वैल्यू 1 हो सकती है। इसका मतलब इसमें बहुत ही अच्छा स्टेबलाइजेशन हमें मिलता है। एस की वैल्यू जितनी कम है उतना ही अच्छा स्टेबलाइजेशन होता है। इसका स्टेबलाइजेशन सबसे अच्छा होता है वोल्टेज डिवाइडर बायस का, इसलिए इसको हम ज़्यादा यूज करते हैं। तो आइए हम एक असाइनमेंट देखते हैं, क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने देखिए क्वेश्चन लिया हुआ है जहाँ पर VCC की वैल्यू 15 वोल्ट है, R1 और R2 की वैल्यू दी हुई है 10 किलो ओम और 5 किलो ओम, RC की वैल्यू भी दी हुई है और RE की वैल्यू भी दी हुई है। तो इस वोल्टेज डिवाइडर बायस मेथड में हमें क्या करना है, DC लोड लाइन ड्रा करना है और ऑपरेटिंग पॉइंट भी डिटरमाइन करना है। और हमें कंसीडर किया है कि ये एक ट्रांजिस्टर जो है ये एक सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है, इट मीन्स VB की वैल्यू क्या है 0.7। तो सबसे पहले DC लोड लाइन की बात की है, तो DC लोड लाइन ड्रा करते हैं। तो हम लोगों ने देखा था DC लोड लाइन कैसे ड्रा करते थे। सिंपल सा आउटपुट साइड पर आप लगाइए KVL। आउटपुट साइड पर KVL लगाना क्या था हमने लगाया था अभी यहाँ पर, तो ये आएगा VCC माइनस VC इज इक्वल टू IC ब्रैकेट में RC प्लस RE। इसको आप पीछे देख सकते हैं हमने कैसे निकाला था। तो यहाँ से VCE आ गया VCC माइनस IC इंटू RC प्लस RE। तो DC लोड लाइन के लिए आप अगर अभी तक आपने ना पढ़ा हो तो उसको आप पीछे जाकर पढ़ लीजिएगा DC लोड लाइन। तो DC लोड लाइन के लिए दो कंडीशन लेते हैं। सबसे पहले हम IC को 0 करते हैं। जब हम IC 0 रखेंगे तो उस कंडीशन में VCE की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो उस कंडीशन में VCE की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर वो हो जाएगी दैट इज विल बी नथिंग इक्वल टू VCC। इट मीन्स VCC की वैल्यू क्या है 15 वोल्ट। तो ये हो गई हमारी VCE की वैल्यू। तो दूसरा कंडीशन एक फिर से हम लेते हैं। तो दूसरी कंडीशन में हम क्या रखते हैं, VCE को 0 रखते हैं। व्हेन VCE इज इक्वल टू 0 तो उस समय IC की वैल्यू कितनी होगी, तो उस समय IC की वैल्यू होगी VCC डिवाइडेड बाई RC प्लस RE। VCC की वैल्यू पता है, RC की वैल्यू पता है आपको, RE की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू रखिए और IC की वैल्यू आ जाएगी 5 मिली एम्पियर। तो इस तरीके से आपको DC लोड लाइन ड्रा करने के लिए दोनों पॉइंट्स मिल गए हैं। VCE और IC के ग्राफ में आप VCE की 15 वोल्ट वैल्यू आ गई है और IC की 5 मिली एम्पियर। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, दिस इज नथिंग बट DC लोड लाइन AB। तो ये आपका DC लोड लाइन ड्रा हो गया। अब इसके बाद हम ऑपरेटिंग पॉइंट ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हम सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। सर्किट आपकी वही है। ऑपरेटिंग पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मतलब हमें चाहिए IC की वैल्यू चाहिए और VC की वैल्यू। तो सबसे पहले हम V2 कैलकुलेट करते हैं। तो V2 मतलब यहाँ इसके क्रॉस वोल्टेज, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, इसके क्रॉस करंट डिवाइड बाई V इक्वल टू I इंटू R, इसके क्रॉस करंट इंटू 5 किलो। ठीक, तो इसके क्रॉस करंट कितना होगा, तो यहाँ पर फिर से आप इसको आप अज्यूम कर लीजिए। तो ये करंट जो होगा इसका क्रॉस वो होगा VCC डिवाइडेड बाई 10 प्लस 5 किलो ओम। तो यहाँ से आप VCC डिवाइडेड बाई 10 प्लस 5, ये किलो में था लेकिन इंटू 5 किलो तो ऊपर से एक कैंसिल आउट हो गया है। तो यहाँ से इसकी VCC की वैल्यू रखिएगा तो ये आ जाएगा 5 वोल्ट। तो यहाँ से V2 की वैल्यू अब क्या गई है। अब हमने देखा था कि IE की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई थी। तो ये था V2 माइनस VB अपॉन RE। तो यहाँ V2 वैल्यू आपने 5 वोल्ट निकालती है, VB की वैल्यू 0.7 वोल्ट, क्यों, क्योंकि ट्रांजिस्टर है सिलिकॉन का बना हुआ। RE की वैल्यू 2 किलो में आपने यहाँ पर लगा रखी है। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ IE की वैल्यू आ जाएगी 2.15 मिली एम्पियर और IE इज नियरली इक्वल टू IC होता है। तो ये हो जाएगा IC की वैल्यू 2.15 मिली एम्पियर। ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट का पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हमें VC चाहिए। तो VC हमने निकाला हुआ है अभी, VC इज इक्वल टू VCC माइनस IC इंटू RC प्लस RE। VCC की वैल्यू दी हुई है, IC आपने निकाली हुई है, RC की वैल्यू और RE की वैल्यू दी हुई है, सब रखिए। और यहाँ से VC की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8.55 मिली एम्पियर, 8.55 वोल्ट। यहाँ से ऑपरेटिंग पॉइंट आपका आ गया 8.55 वोल्ट और 2.15 मिली एम्पियर।
ये हो गया आपके ऑपरेटिंग पॉइंट। तो अब हम यहाँ देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ सर्किट शोन इन द प्रीवियस प्रॉब्लम बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। कि यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमें ऑपरेटिंग पॉइंट निकालना है, जो कि हमने अभी निकाला भी है पिछले सर्किट का। तो उस पिछले सर्किट में ही वो ऑपरेटिंग पॉइंट निकालने का रहा है, लेकिन थेवेनिन थ्योरम का यूज करके। तो ये थेवेनिन्स थ्योरम क्या होती है, इसे आप लोगों ने सुना होगा, कई लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो ये थेवेनिन्स थ्योरम का यूज करके हमें निकालना है। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है थेवेनिन्स थ्योरम, वो सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं ये थेवेनिन्स थ्योरम का एक क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, थेवेनिन्स थ्योरम कहता है कि मान लीजिए कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट है, जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, बहुत सारे वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, और वहाँ पर आपको सिर्फ दो टर्मिनल ए और बी पता है। ये ए और बी टर्मिनल, ये दो टर्मिनल हैं। बाकी इसके दूसरे साइड आपके बहुत सारे सोर्सेज लगे हुए हैं, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, करंट सोर्स लगा हुआ है, डिफरेंट रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। तो ये थेवेनिन्स थ्योरम ये कहती है कि आप इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को हटा दीजिए, और इसको हटा करके रिप्लेस कर सकते हैं आप इसको एक सिंपल सर्किट से, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स हो, जिसको हम VTH से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस होगा RTH। और यहाँ पर आप देखिए वो टर्मिनल आपके दोनों के भी मौजूद है। तो यहाँ पर ये इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को आपने हटा करके सिंपली एक वोल्टेज लगाया और उसके सीरीज में रजिस्टर। इस वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया VTH से I0 से, और रजिस्टर को रिप्रेजेंट किया RTH या R0 से। तो VTH को हम कहते हैं थेवेनिन्स वोल्टेज और RTH कहते हैं थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। तो यही कहता है थेवेनिन्स थ्योरम। फिर से, अगर कोई दो टर्मिनल वाला नेटवर्क हो और उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट, उस कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम रिप्लेस कर सकते हैं सिंपल सा वोल्टेज और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस। ये है थेवेनिन्स थ्योरम। अब ये कहते हैं कि ये वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई। यहाँ पर हमने ठीक है हम सारी चीज़ें कर दी, लेकिन ये वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सा वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, ये जो दो टर्मिनल है उस पर वोल्टेज की क्या वैल्यू है, वही वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर आप यूज करेंगे। यहाँ पर 5 वोल्ट मिलता है आपको, या ये 5 वोल्ट का सोर्स लगा दीजिए सिंपल सा। तो ये VTH की वैल्यू क्या है, इन दोनों टर्मिनल्स पर ओपन सर्किट वोल्टेज की वैल्यू की ये थेवेनिन वोल्टेज। ओके, अब ये थेवेनिन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सा है कि ये दोनों टर्मिनल आपको पता है, सिर्फ इन दोनों टर्मिनल से आप देखिए आपको कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है। लेकिन उस कंडीशन में जब आप ये रेजिस्टेंस मेजर कर रहे होंगे या देख रहे होंगे, तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो जितने सोर्सेज होंगे इस कॉम्प्लेक्स सर्किट में, सोर्स मतलब वोल्टेज सोर्स होगा या करंट सोर्स होगा, तो उस समय जो वोल्टेज सोर्स होगा उसको आप शॉर्ट सर्किट कर दीजिए और करंट सोर्स को सिंपल सा ओपन सर्किट कर दीजिए। ओके, या अगर उनका इंटरनल रेजिस्टेंस कोई दिया हुआ है तो उससे आप रिप्लेस कर दीजिए। तो सिंपल हम मानते हैं कि ये एक आइडियल सोर्सेज हैं, तो आइडियल सोर्सेज कंसीडर करके हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दीजिए, करंट सोर्स को ओपन कर दीजिए, और उस ऐसी कंडीशन में आप देखिए कि आपको ए और बी के बीच इसमें सर्किट में देखने पर कितना रेजिस्टेंस मिलता है, वही है आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो थेवेनिन थ्योरम क्या कहती है, थेवेनिन थ्योरम कहती है कि कोई दो टर्मिनल वाला नेटवर्क जिसमें ढेर सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट है उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंपल सा नेटवर्क में, जिसमें एक रेजिस्टेंस हो, थेवेनिन रेजिस्टेंस, और उसके सीरीज में जिसमें एक थेवेनिन वोल्टेज और उसके सीरीज में थेवेनिन रेजिस्टेंस हो। थेवेनिन वोल्टेज को ए और बी टर्मिनल पर नापे गए ओपन सर्किट वोल्टेज होता है, और थेवेनिन रेजिस्टेंस इन दोनों टर्मिनल्स पर सर्किट में देखने पर मिलने वाला रेजिस्टेंस है। जबकि यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स है उसको रिप्लेस किया गया शॉर्ट सर्किट से, और करंट सोर्स को उसके ओपन सर्किट से रिप्लेस किया गया। तो ये है आपका थेवेनिन्स थ्योरम। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा सिंपल सा ये वही था। तो यहाँ पर आप देखिए VCC 15 वोल्ट, 10 किलो, 5 किलो, R 2 किलो, RC की वैल्यू 1 किलो, RE की वैल्यू 2 किलो, ये दिया हुआ था। तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन में कर लें। सिंप्लीफाइड क्या कर लें, तो हमने यहाँ पर VCC को देखिए आपने सिंप्लीफाइड वर्जन में इसमें ये किया हुआ है कि इस साइड को हमने सेम रहने दिया, VCC 15 वोल्ट, 1 किलो, 2 किलो, ठीक है। अब ये VCC को, यही VCC इस पर भी अप्लाइड है, तो हम क्या कहते हैं कि इसको हमने कुछ ऐसा रिप्रेजेंट किया हुआ है कि ये R2 अभी वही है, VCC को हमने इस साइड कर दिया है, ये अभी भी ये I1 करंट इसमें जा रही है, और यही I1 करंट इसमें भी जा रही है। ओके, ये IB है, इसको निगलेक्ट हम कर सकते हैं, तो ये I1 इसमें भी जा रही है, इसमें भी जा रही है। ओके, सारी चीज़ें सेम है। ये R1 है 10 किलो का, इस तरीके से हमने इस सर्किट को रिप्लेस कर दिया है। तो अगर अब यहाँ पर थेवेनिन थ्योरम का यूज करना है, तो थेवेनिन थ्योरम को यूज करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि हम ये देखिए यहाँ पर ये जो बेस है और यहाँ ये एक टर्मिनल है, तो हमें ये दो टर्मिनल मिल गया। फॉर एग्जांपल ये दो टर्मिनल हम देख रहे हैं, और इसके इस साइड देखिए हमें देखिए दो रेजिस्टेंस है, एक वोल्टेज,
तो ये कॉम्प्लेक्स सर्किट हम इसको मान सकते हैं, हालांकि बहुत कॉम्प्लेक्स तो नहीं, लेकिन हम मान सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है। मतलब ये हमें 2 टर्मिनल देखना है बस, बी यहाँ पर और यहाँ पर मान लीजिए कोई सी टर्मिनल है, डी टर्मिनल कुछ भी है। तो यहाँ पर ये 2 टर्मिनल हमें सिर्फ देखने हैं और इसके इस साइड हमें ये जो जितनी चीज़ें हैं उनको हटा करके हमें रिप्लेस करना है और सिंपल सा हमें लगना है एक वोल्टेज और उसके सीरीज में रेजिस्टेंस। तो देखिए नीचे हमने इसको रीड्रॉ किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये इस साइड का पूरी चीज़ वही का वही है, बस यहाँ इस साइड की चीज़ को हमने रिप्लेस किया हुआ है एक वोल्टेज और एक रेजिस्टेंस। ओके, तो ये हमने देखा। तो इसको हम लोग रीड्रा करके ऐसे कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, थेवेनिन थ्योरम का यूज करके हमने इसको ऐसे रीड्रा किया हुआ है। ये E0 और R0 की वैल्यू क्या है ये हम आगे देखेंगे। तो अच्छा, ये E0 की वैल्यू अभी भी देख सकते हैं यहाँ से। ये जो E0 की वैल्यू है, तो हमने क्या बताया था, ये थेवेनिन वोल्टेज होता है। ये बेसिकली होता क्या है, तो ये थेवेनिन वोल्टेज जो होता है ये होता है इन दोनों टर्मिनल्स पर कितना वोल्टेज है। तो इन दोनों टर्मिनल्स पर वोल्टेज मतलब ये वोल्टेज किसके बराबर होगा, कि इस R2 का क्रॉस कितना वोल्टेज है, और ये R2 का क्रॉस कितना वोल्टेज है ये कैसे पता चलेगा, V इक्वल टू I इंटू R से। मतलब I1 की वैल्यू कितना है और R2 में गुणा कर दें तो हमें ये E0 की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, अब I1 की वैल्यू कितना है ये कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर आप देखिए ये VCC है, R1 R2 और ये I1 दोनों में जा रहा है। यहाँ पर एक क्लोज सर्किट बन रहा है, KVL लगाइए, VCC इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I1 R2। ओके, तो यहाँ से आपका I1 क्या आ जाएगा, VCC अपॉन R1 प्लस R2। ओके, VCC अपॉन R1 प्लस R2, तो यहाँ से आ जाएगा ये VCC अपॉन R1 प्लस R2 और इसमें R2 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा इसका क्रॉस का वोल्टेज, ये हो जाएगा थेवेनिन वोल्टेज। ठीक, और थेवेनिन रेजिस्टेंस कितना होगा, थेवेनिन रेजिस्टेंस होगा इस दोनों टर्मिनल से इसमें इनपुट साइड से देखने पर कितना आपको रेजिस्टेंस मिलता है। तो सर आप देखिए इन दोनों पॉइंट से यहाँ इनपुट साइड से देखने पर कितना रेजिस्टेंस आपको मिलता है। तो ये जो रेजिस्टेंस होगा इस समय आप क्या करेंगे, इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे। तो यहाँ आप देखिए R1 और R2 पैरेलल में, तो बेसिकली इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो R1 R2 का पैरेलल क्या होता है, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो यहाँ आपको RTH मिल गया और VTH या VTH मिल गया है, तो जिसको हमने अभी ये ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ आप देखिए इसको पीछे हमने यहाँ से E0 की वैल्यू हमने रखी हुई इसमें VCC अपॉन R1 प्लस R2, I1 इंटू R2। ओके, तो यहाँ R0 की वैल्यू हमने R1 और R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको हमने रीड्रॉ कर लिया है यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। अब हमारा E0 की वैल्यू क्या है, VCC अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2। तो यहाँ से VCC की वैल्यू पता है, R1 की वैल्यू पता है, R2 की वैल्यू पता है, सारी चीज़ें वैल्यू रख दीजिए। E0 की वैल्यू आ जाएगी 5 वोल्ट और R0 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर R0 की वैल्यू आप देख रहे हैं R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस। ओके, अब यहाँ पर आप सिंपल सा ये इस क्लोज लूप में आप KVL लगाइए। KVL लगाने पर आपको E0 इक्वल टू मिलेगा IB इंटू R0 प्लस VB प्लस IR। ओके, तो ये IE को नियरली इक्वल टू IC होता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू IB R0 प्लस VB, ये सेम रहेगा। IE की जगह हमने IC लिख दिया। अभी IC को हम क्या लिख सकते हैं, IC इक्वल टू बीटा IB लिख सकते हैं। तो हम IC की जगह सिंपली हम ये तो दोनों चीज़ें सेम रहेंगी और बीटा IB हो गया है। अब क्या करें, IB को भी यहाँ पर कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो यहाँ से हो जाएगा IB R0 प्लस बीटा R प्लस VB। ओके, अब यहाँ से हमारा IB की वैल्यू आ सकती है, IB की वैल्यू आ जाएगी E0 माइनस VB डिवाइडेड बाई R0 प्लस बीटा R। तो IB की वैल्यू पता है हमें, तो IC की वैल्यू क्या जाएगा, IC इक्वल टू बीटा इंटू IB होता है। तो यहाँ पे IB की वैल्यू पता है हमें, तो IC इक्वल टू बीटा IB, IB की वैल्यू हमने निकाली हुई है बीटा इंटू 0 माइनस VB के फॉर्म R0 प्लस बीटा R। तो बीटा हमारा यहाँ बीटा से डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे, तो बीटा यहाँ कैंसिल हो जाएगा, नीचे आएगा R0 अपॉन बीटा और नीचे यहाँ बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा R। तो यहाँ से आपका IC की वैल्यू आ जाएगी E0 माइनस VB अपॉन R0 प्लस अपॉन बीटा प्लस R। अब अगर हम कंडीशन लें कि R0 अपॉन बीटा बहुत ही कम है RE से, तो उस कंडीशन में इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेगलेक्ट करके इसको हम RE के बराबर लिख सकते हैं। तो इसको फिर हम सॉल्व करेंगे तो IC की वैल्यू हो जाएगी 2.15। तो अगर आप नेगलेक्ट ना करना चाहें तो R0 की वैल्यू आपको पता है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 और बीटा की वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ तो आप वहाँ से रख करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ से IC का आपका वैल्यू आ गया 2.15 मिलियन। तो ऑपरेटिंग पॉइंट का पहला पॉइंट आ गया है। दूसरा पॉइंट भी आप निकाल सकते हैं VCE
तो VCE कैसे निकलेगा, VCE के लिए सिंपल सा, उसमें कोई चेंज नहीं है, आउटपुट साइड पर आप KVL लगा दीजिए, तो यहाँ से VCE की आ जाएगी VCC माइनस IC RC प्लस R। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 8.55 वोल्ट के बराबर। तो विद दिस वी आर एट द एंड ऑफ लेक्चर। द रेफरेंसेस दैट वी हैव टेकन आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सर्किट थ्योरी बाय book by Abbas Boston and Principle of Electronics book by B.K. Mehta. So this we are at the end of lecture. Thank you.